हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं योगेश शर्मा चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट लेवल सेकंड साइंस स्ट्रीम में जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, उस सिलेबस के अंदर टोटल 5 यूनिट डिसाइड की गई हैं और उन पांचों यूनिट के अंदर जो फर्स्ट यूनिट जो दी गई है वो तो है बायोलॉजी से रिलेटेड। सेकंड जो यूनिट दी गई है वो है केमिस्ट्री से रिलेटेड। थर्ड यूनिट जो है वो है फिजिक्स से रिलेटेड। और इन तीनों मुख्य विषयों के अतिरिक्त आपकी एक यूनिट जो दी गई है वो दी गई है आपकी शिक्षण विधियां, विज्ञान की शिक्षण विधियां, जिसको आप बोलते हो टीचिंग मेथड। तो जो नेक्स्ट यूनिट जो है वो आती है आपकी टीचिंग मेथड की। यहां पर मैंने आपको बताया कि टोटल आपके 5 यूनिट डिवाइड कर रखी हैं। एक यूनिट जो डिवाइड की गई है वो की गई है आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इस प्रकार से टोटल पांचों यूनिट्स को मिलाकर के और 30 क्वेश्चन का वेटेज रीट एग्जाम के अंदर साइंस के पेपर में रखा गया है। यहां पर क्वेश्चन जो होते हैं, 5 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से रिलेटेड मिलेंगे, 5 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपको फिजिक्स से संबंधित मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के मिलेंगे और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो मिलेंगे आपको टीचिंग मेथड के। इस प्रकार से टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 30 क्वेश्चनों का वेटेज रखा जाता है। अब यहां पर अपन इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सीक्वेंस से हर एक यूनिट का कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले अपन शुरू करेंगे बायोलॉजी पोर्शन वाले को, क्योंकि फर्स्ट यूनिट भी आपकी यही दी गई है। तो इस प्रकार से हम फर्स्ट यूनिट बायोलॉजी की लेंगे। बायोलॉजी के अंदर सबसे पहली यूनिट जो लेंगे अपन वो लेंगे सेल बायोलॉजी की, क्योंकि कोशिका को जीव विज्ञान की एक आधारभूत इकाई मानते हैं। तो सेल बायोलॉजी के अंदर अपन जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे कि सेल की हिस्ट्री क्या है, यानी कि कोशिका खोज कैसे, किस प्रकार से और कब की गई। फिर अपन लेंगे सेल थ्योरी के बारे में, यानी खोज होने के पश्चात कौन कौन से वैज्ञानिकों ने कोशिका के कार्य और उसके महत्व के संदर्भ में क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। और फिर उसके बाद में लेंगे अपन सेल टाइप यानी कि कोशिका के प्रकार। तो सबसे पहले अपन देखें कि जो सेल हिस्ट्री जो है, सामान्य इंट्रोडक्शन अगर अपन लें तो सेल जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है और इस लैटिन भाषा का अर्थ अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो स्मॉल रूम होता है। और स्मॉल रूम का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म इकाई जो होती है उस सूक्ष्म इकाई को अपन क्या कहते हैं, स्मॉल रूम कहते हैं, यानी कि सेल कहा गया उसको। तो सेल इज द लैटिन वर्ड। सेल जो कोशिका जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म इकाई। अब इसके बाद में अपन देखें कि कोशिका की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन के अंदर अपन लेंगे कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां पर अपन मानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब तो होता है कि जो भी जीवित प्राणी होते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो भी जीवित जीव होता है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों इंक्लूड होंगे। जो भी जीवित जीव होते हैं उन जीवित जीवों की, फंक्शनल का मतलब होता है कार्यात्मक और स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक। यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई को ही अपन क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यहां पर अपन ने जीव की कार्यात्मक इकाई सेल को क्यों माना है और स्ट्रक्चरल इकाई यानी कि संरचनात्मक इकाई अपन ने क्यों माना है, क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट बॉडी या बॉडी ऑर्गन जो भी प्रेजेंट है वो कंप्लीटली रूप से किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। इसलिए अपन ने क्या कहा, इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहा। फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं अपन इसको क्योंकि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब उसकी बॉडी के अंदर जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं, और उपापचयी क्रियाओं का मतलब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाली रेस्पिरेशन क्रिया है,
उसकी बॉडी के अंदर होने वाले ट्रांसपोर्टेशन क्रिया है, उसकी बॉडी के अंदर होने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी बॉडी के अंदर होने वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी जो भी उसकी बॉडी के अंदर कंप्लीट क्रियाएं चल रही हैं, उन सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए कौन आती है? सेल, यानी कि सारा रोल प्ले किसका होता है? सेल का होता है। इसलिए अपन सेल को एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इज द सेल। तो सेल को अपन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मानते हैं। फिर उसके बाद में आता है डिस्कवरी ऑफ द सेल्स, यानी कि कोशिका की खोज कैसे, किस प्रकार से की गई थी और क्या नाम दिया गया था। देखो 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल इन स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी स्पेनिश प्लांट था और उस स्पेनिश प्लांट की छाल जो होती है, यहां पर कॉर्क का मतलब होता है छाल, तो उस स्पेनिश प्लांट की छाल का सेक्शन काटा और जब सेक्शन काट करके और उसको जब माइक्रोस्कोप के द्वारा जब उसका ऑब्जर्वेशन किया गया तो रॉबर्ट हुक को उस स्लाइड के अंदर एक समान यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान इकाइयां दिखाई दी। और इन मधुमक्खी के छत्ते के समान जो इकाइयां दिखाई दी, तो रॉबर्ट हुक ने यह बताया कि ये एक समान इकाइयां जो थी, इन एक समान इकाइयों को ही उसने क्या नाम दिया था? सेल शब्द कहा उसने, यानी एक समान यूनिट कहा, इसको सूक्ष्म इकाई माना इसको। तो इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने यह बताया कि अगर एक छोटा माइक्रो सेक्शन भी अगर एक समान इकाइयों से बना हुआ है, हो सकता है इसका मतलब उस पादप का संपूर्ण कंप्लीट बॉडी ही ऐसी ही एक समान इकाइयों से मिलकर बना हुआ होगा। इसलिए रॉबर्ट हुक ने यह बताया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद में आता है कि जो रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर जब सेल की डिस्कवरी की थी, तो वो सेल, उस सेल्स के अंदर कोई प्रकार की कोई मैकेनिज्म या कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, ना उसके अंदर कोई लिविंग पार्टिकल प्रेजेंट था, क्योंकि वो डेथ सेल थी। और उन्होंने उस सेल का नाम जो दिया गया था वो क्या दिया था? सेलुला। तो उसका नाम जो दिया गया था वो क्या रखा था? सेलुला शब्द यूज किया। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, दो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं यहाँ पर। एक तो ये कि खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। फिर दूसरा यह आता है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई जो कोशिका थी उसका नाम क्या रखा गया था, क्योंकि वो डेथ सेल थी इसलिए उसका नाम क्या रखा गया था? सेलुला शब्द कहा उसको। फिर उसके बाद में इसमें रॉबर्ट हुक ने जब ये कोशिका खोजी थी तो उसके अंदर कोई प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, इसलिए 1673 के अंदर 1673 के अंदर एंटोन वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने लिविंग सेल्स का खोजा। और उस लिविंग सेल्स की खोज जो की थी वो किसके अंदर की थी? एक तो लिया उन्होंने स्पर्म सेल्स के अंदर भी देखा, उन्होंने प्रोटोजोआ के अंदर भी देखा, और उन्होंने मैमल्स आरबीसी के अंदर भी देखा। मैमल्स आरबीसी। तो इस प्रकार से स्पर्म सेल, प्रोटोजोआ और मैमल्स आरबीसी के अंदर ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स को खोजा और उस लिविंग सेल्स का जो नाम दिया गया था वो नाम क्या दिया गया? एनिमलक्यूल। ध्यान रखना, वहां पर तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने तो जो कोशिका खोजी थी उसको क्या नाम दिया था? सेलुला। ल्यूवेनहॉक ने जो लिविंग सेल्स खोजी थी उसका क्या नाम दिया गया? एनिमलक्यूल्स दिया गया। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी सेल्स के अंदर सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स की खोज की थी, तो आपके पास में एक आ जाएगा स्पर्म सेल, प्रोटोजोआ और मैमल्स आरबीसी, यानी कि स्तनी आरबीसी के अंदर सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा ल्यूवेनहॉक ने और उसका नाम क्या दिया गया था? एनिमलक्यूल्स। तो इस प्रकार से आपकी खोज की गई थी सेल्स की, जिसके अंदर सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए और उसके बाद में ल्यूवेनहॉक आए। अब ये आता है कि जब कोशिका की मतलब खोज हो चुकी थी तब उसके आधार पर यह देखा गया कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो कुछ तो ऐसे थे जो केवल और केवल कंप्लीट बॉडी ही उनकी एक सिंगल सेल से यानी कि एक सिंगल कोशिका से बनी हुई थी। कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनकी कंप्लीट बॉडी जो थी वो एक से अधिक यानी कि मोर देन वन, एक से अधिक या दो से अधिक इकाइयों से बनी हुई थी। तो इसके आधार पर जो डिवाइडेशन किया गया एनिमल्स का वो दो प्रकार से किया गया। पहला जो है वो तो है यूनिसेलुलर, और यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय प्राणी।
ऐसे एनिमल्स या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीवित प्राणी जिनका शरीर केवल और केवल एक सिंगल सेल से बना हुआ है, एक एकल कोशिका से बना हुआ है, वो तो कहलाते हैं आपके एक कोशिकीय प्राणी, यानी कि यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल आपको पूछता है इसके अंदर, एक तो आता है आपका एग्जाम्पल अमीबा, दूसरा जो आता है वो रहता है आपका पैरामीशियम। ध्यान रखना, पहले एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पैरामीशियम का एक उपनाम भी दिया गया है, और वो उपनाम जो होता है वो होता है आपका स्लीपर एनिमल, स्लीपर जंतु। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा हुआ था पहले आरपीएससी के अंदर, एलडीसी के एग्जाम में पूछा था कि निम्न में से किस जंतु को स्लीपर एनिमल या स्लीपर जंतु के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पैरामीशियम की अगर अपन संरचना देखेंगे तो पैरों के अंदर पहने जाने वाले चप्पल के समान इसकी संरचना दिखाई देती है, इसलिए अपन ने इसको क्या नाम दे दिया है, स्लीपर एनिमल्स। और एक एग्जांपल आता है आपका क्या, युगलिना। ध्यान रखना, अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना तीनों एनिमल जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर यानी कि एकल कोशिकीय प्राणी है। फिर उसके बाद में दूसरा लिया गया कौन सा, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय, और बहुकोशिकीय का मतलब क्या होगा, ऐसे प्राणी जिनका शरीर जो होता है वो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर या फिर बहुकोशिकीय। जिसके अंदर क्या आएगा आपका, टोटल कंप्लीट एनिमल्स, प्लांट्स, और यहां पर ध्यान रखना फंजाई कह दो या फिर उसको क्या कह सकते हैं अपन, कवक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां पर फंजाई जो होती है वो भी किसमें शामिल की जाती है, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय प्राणियों के अंदर शामिल की जाती है, या कवक भी इसको शामिल किया जाता है। यहां से क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा प्राणी एक कोशिकीय प्राणी है, निम्न में से कौन सा प्राणी एक बहुकोशिकीय प्राणी है। तो यहां पर ध्यान रखना, आपको बहुकोशिकीय पूछेगा तब आपको देगा फंजाई, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स को सबको पता है, कंफ्यूज करने के लिए फंजाई ऑप्शन में देगा। यहां पर ध्यान रखना, अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। तो इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या और प्रेजेंस के आधार पर जीवों को दो कैटेगरियों में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर और नेक्स्ट था क्या, मल्टी सेलुलर। फिर उसके बाद में आता है कि जैसे ये पूरी चर्चा हो चुकी, उसके बाद में दिया गया सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन या डिस्कवरी जो करने वाले वैज्ञानिक थे 1838 के अंदर, ध्यान रखना दो वैज्ञानिक थे। पहला जो था वो तो 1838 के अंदर जर्मन बोटनिस्ट, यहां पर बोटनिस्ट का मतलब ये था कि पादप वैज्ञानिक था, यानी वो किसके ऊपर अध्ययन कर रहा था, पादपों के ऊपर। उसका नाम क्या था, मैथियस स्लाइडेन। तो ध्यान रखना, आप याद करने की दृष्टि से अकेला स्लाइडेन भी याद रख सकते हो। तो पहला तो कौन थे, स्लाइडेन, और स्लाइडेन ने तो किसके ऊपर अध्ययन किया था, पादपों के ऊपर। 1839 जो कि जूलॉजिस्ट थे, जंतुओं के ऊपर अध्ययन करने वाले थे, वो कौन थे आपके, थियोडोर स्वान। तो आप चाहो तो याद करने के हिसाब से क्या रख सकते हो आप, स्वान। तो इस प्रकार से स्लाइडेन जो थे उन्होंने तो पादप कोशिकाओं की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और स्वान जो थे उन्होंने किसके ऊपर अध्ययन किया था, जंतु कोशिकाओं के ऊपर। जब दोनों ने निष्कर्ष निकाला तो दोनों का निष्कर्ष एक समान निकल करके आया। जो उन्होंने फीचर्स या विशेषताएं बताई कोशिका के बारे में, वो विशेषताएं एक समान निकल करके आई, और इसी के आधार पर अपन ये मानते हैं कि जो सेल थ्योरी जो थी उसकी खोज अगर पूछा जाए तो दोनों वैज्ञानिकों को प्राथमिकता दी जाती है। एक तो क्या थे, स्लाइडेन, और दूसरे कौन थे, स्वान। तो इस प्रकार से स्लाइडेन और स्वान दोनों वैज्ञानिकों को अपन मानेंगे। दूसरी बात कि यहां पर सन क्या मानी जाएगी, तो आप मानना 1839 जो है वो एक्चुअल सन मानी जाएगी इसकी। तो आपसे पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो बताना आप स्लाइडेन और स्वान ने। आपको पूछा जाए सन क्या थी उसकी, तो 1839 के अंदर उसको खोजा गया था। अब उन्होंने दोनों ने जो कोशिका की खोज की तो उसके बारे में विशेषताएं क्या बताई गई, तो पहली जो विशेषता दी गई थी वो तो थी आपकी कि ऑल लिविंग और एनिमल्स मेड अप बाय सेल एंड सेल प्रोडक्ट। ध्यान रखना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक जीवित प्राणी जो होता है उसके शरीर का निर्माण किससे बना होता है, कोशिका, और सेल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कोशिकीय उत्पाद। यानी कि प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण कोशिका और कोशिका से बने उत्पाद से मिलकर के बना होता है, ये बात बताई। फिर दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि सेल इज द स्ट्रक्चरल
फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोशिका जो होती है वो सभी जीवित प्राणियों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक इकाई होती है। ध्यान रखना, अभी अपन ने पीछे ये चर्चा कर चुके थे कि अपन इसको संरचनात्मक इकाई क्यों मानते हैं और क्रियात्मक इकाई क्यों मानते हैं। यहां पर स्लाइडेन और स्वान ने उसको जेनेटिक यूनिट और कहा। कारण है उसके पीछे, इसलिए कहा जेनेटिक इकाई क्योंकि जो सेल होती है उसके सेंटर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस पार्ट के अंदर डीएनए, आरएनए, आपके क्रोमोसोम्स, ये कंप्लीट जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए अपन ने स्लाइडेन और स्वान ने इस कोशिका को क्या माना है, जेनेटिक यूनिट भी माना था। तो इस प्रकार से दो फीचर्स अपन ने लिए। पहला तो ये लिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी कंप्लीटली बॉडी जो होती है वो सेल और सेल प्रोडक्ट से बनी होती है। दूसरा अपन ने लिया कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और जेनेटिक यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई होती है। फिर उसके बाद में तीसरा फीचर जो लिया गया था वो ये था कि जीवों के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं यानी उपापचयी क्रियाएं होती हैं। मेटाबॉलिक का मतलब होता है उपापचयी क्रियाएं, और उपापचयी क्रियाएं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या होती हैं, जैसे कि मान लीजिए वो प्राणी जो है वो श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन कर रहा है, वो प्राणी मान लीजिए उत्सर्जन क्रियाएं कर रहा है यानी कि एक्सक्रीशन की मैकेनिज्म कर रहा है, वो प्राणी मान लीजिए उसके अंदर रक्त परिवहन की क्रिया कंप्लीट हो रही है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया कर रहा है, उसके अंदर जनन की क्रियाएं चल रही हैं यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म चल रही है। ये कंप्लीट जो भी उसकी बॉडी के अंदर क्रियाएं हो रही हैं उन सभी कंप्लीट क्रियाओं को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। और इन सभी उपापचयी क्रियाओं के लिए कोई ना कोई एक ऑर्गन जो होता है वो जिम्मेदार होता है, और वो जो ऑर्गन जिम्मेदार है इट मींस वो किसके द्वारा बना हुआ है, सेल के द्वारा बना हुआ है। इसलिए अपन ये मानते हैं कि जीव के शरीर के अंदर होने वाली कंप्लीट जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उन सभी कंप्लीट मेटाबॉलिक रिएक्शन को रेस्पॉन्सिबल कौन होती है, सेल यानी कोशिका होती है। अब यहां पर ये तीन बातें बताई, प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका और कोशिका के उत्पादों से होता है। दूसरा ये बताया गया है कि प्रत्येक जो कोशिका होती है वो जीव के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई होती है। और तीसरा ये बताया गया कि कोशिका जो होती है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल। आपको इसी में से क्वेश्चन ये दे दे कि निम्न में से कौन सा तथ्य कोशिका सिद्धांत की अनुपालना नहीं करता है। आपको तीन तो ये दे दिया जाए और चौथा कोई भी एक अन्य ऑप्शन दे दिया जाए तो आप इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद में आता है कि क्या ये जो सेल थ्योरी जो दी गई थी, क्या इस कोशिका सिद्धांत को मान्यता मिली या नहीं मिली, इसके अंदर कुछ कमियां रही या नहीं रही। इसके अंदर एक कमी रही, और वो कमी क्या रही वो स्लाइडेन और स्वान ने स्पष्ट नहीं किया। आगे आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो दिया जाएगा उसके अंदर इसकी कमी को बताया जाएगा। कमी क्या थी कि यहां पर सबसे पहले तो ये कि जो वायरस होता है, वायरस का मतलब होता है यहां पर विषाणु, वायरस जो होते हैं वायरस से कोशिका सिद्धांत की अनुपालना नहीं करता है। कारण है क्योंकि वायरस जो होता है उसके अंदर ना तो स्पष्ट केंद्रक पाया जाएगा, पहली बात। दूसरा कि इसके अंदर विभाजन, कोशिका विभाजन जो होता है उस विभाजन की क्षमता भी क्या होती है, नहीं पाई जाती है उसके अंदर। इसलिए वायरस कह दो, या फिर आपको कई बार यह भी देता है कि प्रोकैरियोटिक, क्योंकि वायरस क्या है, एक प्रोकैरियोटिक एनिमल होता है। तो आपको यह भी कह सकता है कि प्रोकैरियोटिक जंतु जो होते हैं वो, अब क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक जंतु वो आगे अपन पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक जंतु जो होते हैं या फिर वायरस जो होता है वो इस कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करता है क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। फिर उसके बाद में एक सबसे बड़ी कमी ये रही कि स्लाइडेन और स्वान ये नहीं बताए कि ये जो कोशिका, ये तो कह दिया कि जीव के शरीर का निर्माण जो होता है वो कोशिकीय उत्पाद से होता है, लेकिन ये कोशिका और कोशिका उत्पाद बन कैसे रहे हैं उसके बारे में स्लाइडेन और स्वान ने कहीं भी अपनी थ्योरी के अंदर चर्चा नहीं की। फिर उसके बाद में आता है कि मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई। यहां पर उसकी जो कोशिका सिद्धांत जो था उसका पूरा का पूरी कमियां जो थी वो उस कमी को दूर किया गया। तो यहां पर मॉडर्न सेल थ्योरी जो दी गई थी वो दी गई थी, एक वैज्ञानिक थे और उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक थे और उस रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने
सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और उन्होंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात बताई थी वो ये थी, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम दी अदर सेल्स बाय सेल डिवीजन। यानी कि यहां पर उन्होंने ये बताया कि कोशिका जो जीवित प्राणी जो होते हैं, उन जीवित प्राणियों का शरीर जो होता है वो कोशिका और कोशिका के बने उत्पादों से होता है। कैसे कि उन्होंने ये बताया कि जो सेल होती है उस सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होता है और उस सेल डिवीजन से क्या बनती हैं, एक से अधिक सेल्स का निर्माण होगा। यानी कि ये पेरेंटियल सेल्स हो गई और ये जो होंगी आपकी वो सेल डिवीजन हो जाएगा और उस सेल डिवीजन से क्या हो जाएंगे, ये न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आगे और संख्या बढ़ेगी तो वापस इनके अंदर सेल डिवीजन हो जाएगा, तो इस प्रकार से वापस सेल्स की संख्या में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या में विभाजन से क्या होती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो यहां पर मॉडर्न सेल थ्योरी में यही बताया गया कि जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उन प्राणियों के अंदर नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती यानी कि पेरेंटल यानी कि पैतृक सेल्स के अंदर विभाजन होता है और उस विभाजन से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। बाकी ये दोनों पॉइंट जो है वो अपन पहले भी चर्चा कर चुके कि कोशिका जो होती है वो टोटल जो भी जीवित प्राणी होते हैं उनका निर्माण करती है। तो पहली बात यह है कि सेल्स मेकअप ऑल लिविंग मैटर्स यानी कि सभी जीवित मात्रा के जो पदार्थ है उनका निर्माण करती हैं। एक आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ द सेल्स यानी कि कोशिका के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे कि एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स। यानी कि कोशिका के अंदर होने वाली जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो एनाबोलिक और आपकी जो कैटाबोलिक रिएक्शन होती हैं वो कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। इस प्रकार से आपको अगर एक मुख्य लाइन पूछी जाए कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या था, रुडोल्फ विर्चो ने यह बताया कि बहुकोशिकीय प्राणियों के शरीर का निर्माण जब होता है तो उसके अंदर एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका में कोशिका विभाजन होता है और उससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और उस नई कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी तभी जीव का निर्माण होता है। और बाकी दो विशेषताएं जो आपकी कोशिका सिद्धांत में दी गई थी स्लाइडेन और स्वान के द्वारा वो आ जाएंगी। तो इस प्रकार से अपन एक कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकला कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। यहां पर फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि आधारभूत। कोशिका जो होती है उस कोशिका को अपन जीव की, लाइफ का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा आपका जीव, यानी कोशिका को जीव की आधारभूत यूनिट का मतलब क्या मानते हैं, इकाई। यानी कि कोशिका जो होती है वो जीवन की क्या होती है कि आधारभूत इकाई होती है। आधारभूत इसलिए हो गई क्योंकि स्ट्रक्चरल भी यही है, फंक्शनल भी यही है और जेनेटिक यूनिट भी इसी को माना जाता है, इसलिए अपन ने क्या माना, इसको आधारभूत इकाई माना गया। इस प्रकार से सेल थ्योरी दी गई और फिर उसमें जो कमी रही थी उसको दूर करने के लिए रुडोल्फ विर्चो ने कौन सा सिद्धांत दिया था, मॉडर्न सेल थ्योरी दी गई। फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं अपन टाइप ऑफ द सेल्स, कोशिका के प्रकार क्या थे। कोशिका की संरचना देखी गई कि कुछ सेल्स तो ऐसी थी जिनके अंदर सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, कुछ सेल्स ऐसी थी जिसके अंदर सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, कुछ सेल्स ऐसी थी जिसके अंदर जो सेल ऑर्गन उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, वो मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड थे, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी थी जिसके अंदर सेल ऑर्गन एब्सेंट थे और या फिर उनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन जो थी वो एब्सेंट थी। उसके आधार पर सेल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहली सेल्स जो ली गई थी वो क्या ली गई, प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स को आप हिंदी में कई बार लिख देता है जिसको अपन कहते हैं असीम केंद्रकीय कोशिकाएं। और यहां पर असीम केंद्रकीय कोशिकाओं का मतलब यह होगा कि ऐसी कोशिकाएं जिसके अंदर मिडिल पार्ट के अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहेगा, यानी उसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म वगैरह जो है या डीएनए जो है या फिर क्रोमोसोम्स हैं वो बिखरे हुए अवस्था में पाए जाएंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहेगा। आपके ये डायग्राम जो दे रखा है इसके अंदर कहीं भी आपको सेंटर पार्ट के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए आप ये कोशिका जो रहेगी वो पूरी कंप्लीट क्या रहेगी, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स रहेगी। अब ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित नहीं हो, यानी कि लैक ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का अभाव हो और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर यानी कि जो झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं उनकी भी क्या हो, अभाव हो। आप मेन मुख्य बात ये ध्यान रख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर केंद्रक का अभाव होता है और झिल्ली का भी क्या होता है, अभाव होता है, वो कोशिकाएं कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं।
ध्यान रखना दूसरा मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो होती है, ध्यान रखना सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। और पहले पूछा हुआ क्वेश्चन भी है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो सामान्यतया आपके बैक्टीरिया कह दे, क्योंकि एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक का अपन ने क्या लिया है, बैक्टीरिया कह दो, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, जीवाणु कह सकते हो। आपको कई बार ये भी लिखा हुआ मिल सकता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया या जीवाणु जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति जो होती है, उस कोशिका भित्ति का निर्माण जो होता है वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। ध्यान रखना आपको क्वेश्चन पहले पूछा हुआ भी है और पूछ भी सकता है कि जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। या फिर आपको ये पूछ सकता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। तो ये मुख्यतः दो फीचर ध्यान रखना कि न्यूक्लियस अब्सेंट, सेल मेम्ब्रेन अब्सेंट और झिल्ली युक्त कोशिकांग भी अब्सेंट रहेंगे, वो कोशिका कहलाएगी आपकी प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट जो कोशिका आती है वो रहती है आपकी यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स को आप हिंदी में जो कहोगे वो रहता है आपका ससीम केंद्रकीय कोशिकाएं। तो ससीम केंद्रकीय कोशिकाएं किसे कहते हैं, ऐसी कोशिकाएं ससी यानी क्या होगा आपका स्पष्ट, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर स्पष्ट केंद्रक उपस्थित होता है। आप इसके सेंटर पार्ट में देखोगे ये बिल्कुल पूर्णतः क्या है आपका न्यूक्लियस पार्ट प्रेजेंट है इसके अंदर। तो यहां पर स्पष्ट केंद्रक उपस्थित है, इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि ऐसी कोशिकाएं जो कि हैव ए न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता हो और उनके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हो, वो किसमें शामिल होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। इसका एग्जांपल जो लेंगे अपन वो आएगा एक तो फंजाई। फंजाई का मतलब क्या होता है, वही आपके कवक। दूसरा आता है आपके प्लांट्स, एनिमल्स, और ध्यान रखना यहाँ पर क्या आएगा आपके प्रोटिस्ट, यानी कि प्रोटिस्टा समूह होता है, उस समूह के अपन किसमें मानते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्राणी जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर ध्यान रखना आप कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर एक तो फंजाई आपको ऑप्शन में मिलेगा और एक आपको प्रोटिस्टा भी मिल सकता है, दोनों ही क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ध्यान रखना इनके अंदर आपको एग्जाम्पल का जरूर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो आपका इन्हीं एग्जाम्पल में होता है, कौन सा प्रोकैरियोटिक प्राणी है और कौन सा यूकैरियोटिक प्राणी है। बाकी इन दोनों के बारे में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बाकायदा पूरा मेजर डिफरेंस क्या है, वो मेजर डिफरेंस अगर अपन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो वो देखेंगे। सबसे पहले साइज लेते हैं अपन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर साइज जो होता है वो स्मॉल साइज रहेगा, छोटा आकार रहेगा, और उसका आकार कितना रहता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है। कितना आकार मानते हैं उसका, 1 to 10 माइक्रोमीटर मानते हैं, यानी 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है, जिसका आकार क्या माना गया है, 10 to 100 माइक्रोमीटर तक का इसका आकार माना जाता है। दूसरा आता है कि ये यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एकल कोशिकीय होता है, जबकि यहां पर ये क्या रहेगा, मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं किसके अंदर, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। फिर आता है तीसरा पॉइंट कि इनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन और सेल वॉल भी सिंगल होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो बाइलेयर यानी कि द्विपरतीय होती है। यहां पर मेम्ब्रेन बाइलेयर का मतलब होता है द्विपरतीय लेयर जो होती है वो। अब यहां पर द्विपरतीय झिल्ली कह दो आप उसको, चाहो तो आप द्विपरतीय झिल्ली, ये पाई जाती है इसके अंदर। उसके बाद में आता है, अभी चर्चा कर चुके कि इसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट रहेगा। नो न्यूक्लियस का मतलब क्या रहेगा, न्यूक्लियस इसके अंदर क्या रहेगा, अब्सेंट यानी अनुपस्थित माना जाता है। जबकि यहां पर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, यानी कि यहां पर क्या रहेगा आपका स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट केंद्रक बन गया इसके अंदर। कौन सी कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक में। इसके अंदर सर्कुलर डीएनए उपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, लीनियर डीएनए पाया जाता है। यहां पर मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर 6 पॉइंट जो है, नो हिस्टोन्स, यानी कि ये हिस्टोन प्रोटीन होती है। तो यहां पर ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। अब अगर हिस्टोन प्रोटीन है क्या, आगे आप पढ़ोगे
कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए की जो पैकेजिंग बनती है, यानी कि जो ये केंद्रक है, सॉरी कोशिका उसके मध्य पार्ट में जो केंद्रक है, उसके अंदर डीएनए की जो पैकिंग होती है, किस प्रकार से डीएनए व्यवस्थित होता है क्रोमोसोम के साथ में, उसमें बाइंडिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन काम में आती है। तो यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर तो हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित है, कौन सी सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। लेकिन अब यहां पर उपस्थित कौन सी होती है, तो ध्यान रखना कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, आपकी हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। फिर उसके बाद में आता है यहां पर 7 नंबर का जो पॉइंट है वो भी, सॉरी 8 नंबर का पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 नंबर का है आपका कि जो नो सेल ऑर्गेनल्स, यानी यहां पर कोई भी कोशिकीय अंग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, जबकि यहां पर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन पाए जाएंगे, यानी कि झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित रहेंगे। 8वां इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अंदर राइबोसोम जो होते हैं, फ्रीली राइबोसोम, फ्रीली राइबोसोम का मतलब होता है कि वो किसी के साथ बाउंडेड नहीं रहेंगे। जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोशिका द्रव्य है और इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो राइबोसोम है वो इस प्रकार से मुक्त अवस्था के अंदर, यानी कि फ्रीली रूप में साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। और ये भी किस प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यहां पर ये 70S क्या होती है, एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। आगे अपन राइबोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आएगा भी, और इंपॉर्टेंट भी है। एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग इकाई, यानी कि स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं अपन इसको, ये एस का मतलब होता है। अब यहां पर आपको पहले क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S प्रकार का, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर किस प्रकार का पाया जाता है, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। दूसरी बात यहां ये ध्यान रखना कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं उनके अंदर जो 70S जो होता है, ध्यान रखना कि जो 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है, ये 2 सब यूनिट, ये ध्यान रखना, इनको हमेशा कभी भी जोड़ना नहीं है, केवल डिवाइडेशन किया गया है। 70S राइबोसोम जो होता है वो 2 सब यूनिट से बना होता है, एक तो आता है 50S और एक आता है आपकी कौन सी, 30S। 50S और 30S प्रकार के जो 2 सब यूनिट मिलकर के और एक 70S टाइप का राइबोसोम बनाते हैं। ध्यान रखना यहां पर ये बड़ी इकाई होती है, ये क्या होती है, छोटी यूनिट होती है, स्मॉल यूनिट होती है। जबकि यहां पर 80S जो होता है, इस 80S राइबोसोम जो होता है इसके अंदर भी 2 सब यूनिट पाई जाती है, एक तो होता है 60S और दूसरी होगी आपकी कौन सी, 40S। इस प्रकार से 60 और 40S सब यूनिट मिलकर के और एक 80S टाइप के राइबोसोम का निर्माण करते हैं, जो किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 70S का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S। वहां पर 70S राइबोसोम जो होता है वो 2 स्मॉल यूनिट से मिलकर के बना होता है, सब यूनिट से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन होती हैं, 50S और 30S। जबकि यहाँ पर 80S राइबोसोम जो पाया जाता है वो 2 स्मॉल सब यूनिट से बना होता है, 60S और 40S। फिर उसके बाद में आता है कि यहाँ पर सेल डिवीजन पाया जाता है, लेकिन वो सेल डिवीजन फिजन, यानी फिजन का मतलब क्या होगा, विखंडन, टुकड़े होंगे। क्योंकि अपने यहां पर ये लिया कि जो इसमें सेल ऑर्गन तो एब्सेंट है, इसलिए यहां पर जब भी कोशिका विभाजन होगा तो नई सेल्स का जब निर्माण होगा, तो जैसे ये सेल्स है तो इसके अंदर सबसे पहले विखंडन जब होगा तो इस प्रकार से, ये उस प्रकार से खांच बनेगी और ये इस प्रकार से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर सेल डिवीजन जो होगा वो विखंडन के द्वारा होता है, जबकि यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल डिवीजन माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री, और समसूत्री का मतलब ये होता है कि जैसे ही इसके अंदर विभाजन होगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी सेल्स थी और इस सेल्स के अंदर जैसे माइटोसिस डिवीजन होगा तो 2 समान सेल्स का निर्माण होगा, 2 समान कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसलिए इसके अंदर तो होता है माइटोसिस डिवीजन, जबकि यहां पर सेल डिवीजन होता है कौन सा, फिजन के द्वारा। साइटोस्केलेटन एब्सेंट, यहां पर क्या रहेगा, प्रेजेंट। फिर उसके बाद में आते हैं एग्जांपल इसके, बैक्टीरिया, और यहां पर आ जाएगा फंजाई है, प्लांट्स है और एनिमल्स जो हैं वो किसमें शामिल होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अपन ने मेजर डिफरेंस लिया, और उसके बाद में आता है अपने पास में इनका एग्जांपल और इनके डिफरेंस ध्यान रखना, और उसके बाद में आता है सेल शेप एंड शेप, सेल साइज। कोशिका
आकार और उसकी आकृति क्या होती है। ध्यान रखना हमेशा कोशिका की जो आकृति होती है, जैसी सेल्स है उसके अकॉर्डिंग जैसा ऑर्गन बनेगा उसी के अनुसार उसकी आकृति होती है। गोलाकार भी हो सकती है, हंसियाकार भी होती है, तारांकित भी हो सकती है, या फिर रेखांकित भी हो सकती है। यानी कोशिका जैसा भी आकार मिलेगा उसको उसके अनुसार उसका साइज क्या रहेगा, आकार क्या रहेगा। इसके लिए अपन ने 3 लिए हैं मेन मुख्यतया। स्मॉलेस्ट सेल यानी कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसको पीपीएलओ भी बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको पीपीएलओ के अंदर कई बार आपको पीपीएलओ न दे करके और आपको माइकोप्लाज्मा भी दे सकता है। माइकोप्लाज्मा को ही अपन पीपीएलओ बोलेंगे। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि पहले एक बार एग्जाम के अंदर, सीटेट के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी था कि पीपीएलओ के अंदर पी का मतलब क्या होता है। तो यहां पर ध्यान रखना पीपीएलओ का पूरा नाम क्या होता है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मैं यहां पर हिंदी में लिख देता हूं इसको, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्लूरोलाई निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ का पूरा नाम होता है, जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है। और इसका जो आकार माना गया है, वो आकार जो इसका लिया गया है वो 0.3 माइक्रोन तक का आकार माना जाता है, माइक्रोमीटर तक का आकार इसका माना जाता है। फिर उसके बाद में लिया अपन ने कि जो लॉन्गेस्ट सेल, यानी यहां पर लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबी, यानी कि सबसे लंबी कोशिका जो मानी गई है वो नर्वस सेल्स मानी गई है, जो कि अपनी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो अपने पास में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। फिर उसके बाद में आता है लार्जेस्ट सेल, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका। यहां पर ऑस्ट्रिच एग, यानी कि यहां पर अपन इसको कहते हैं शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग का मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़े आकार की होती है, जिसका व्यास जो माना गया है वो लगभग 100 से लेकर के और 150 तक का सेंटीमीटर व्यास का इसका क्या माना गया है, आकार माना गया है। तो इस प्रकार से ये थी साइज, जिसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होगी, माइकोप्लाज्मा यानी कि पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका व्यास जो माना गया था वो कितना माना गया था, 0.3 माइक्रोमीटर माना गया है। फिर लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो नर्वस सेल्स होती है, और सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी जो होती है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार कितना माना गया है, व्यास कितना होता है, 100 से 150 सेंटीमीटर तक का व्यास होता है। तो इस प्रकार से अपन ने सेल इंट्रोडक्शन, सेल हिस्ट्री, सेल थ्योरी, सेल टाइप ये अपन ने पढ़े। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। थैंक यू।